तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट 3 को। यूनिट 3 का वन शॉट होने वाला है ये, तो प्लीज अगले 20 से 25 मिनट जो है आप प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा और सुनते सुनते आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने लास्ट 2 यूनिट्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि टेक्निकल प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो टेक्निकल प्रेजेंटेशन क्या है? ये एक तरीका है जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर, साइंस के अंदर या किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर। तो टेक्निकल प्रेजेंटेशन क्या है? एक टाइप की प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को। टेक्निकल प्रेजेंटेशन को हम यूज करते हैं नॉलेज शेयर करने के लिए, रिसर्च को दिखाने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए, या फिर ऑडियंस को परसुएड करने के लिए कि वो एक सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर पाए। ठीक है। टेक्निकली जब हम कुछ चीज को प्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं टेक्निकल प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेक्निकल प्रेजेंटेशंस की एग्जांपल के साथ। तो हमारे पास 4 टाइप की टेक्निकल प्रेजेंटेशंस होती हैं। पहली है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, दूसरी है परसुएसिव, तीसरी है एंटरटेनिंग, चौथी है टेक्निकल। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का पर्पस होता है किसी चीज को समझाना या एक्सप्लेन करना। ठीक। तो इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या होता है? टू टीच और एक्सप्लेन समथिंग न्यू। जब हम कुछ नया समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं या कोई नया कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो एक इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होती है, यानी कुछ हम बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सप्लेन करता है अपने किसी भी नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को अपनी टीम से, तो वो इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन कहलाती है। दूसरी टाइप की प्रेजेंटेशन है परसुएसिव प्रेजेंटेशन। इसका पर्पस होता है ऑडियंस को कन्विंस करना कि वो जो आइडिया लेकर के आए हैं, हम कोई भी कंपनी जब कोई आइडिया लेकर आती है तो वो ऑडियंस को कन्विंस करेगी कि वो उस आइडिया पे एक्शन ले और उस आइडिया को एक्सेप्ट करे। यानी कि हम परसुएड कर रहे हैं, हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, हम उनको कुछ करने के लिए मना रहे हैं, उसे बोलते हैं परसुएसिव प्रेजेंटेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेजेंटिंग अ कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन टू कंपनी एग्जीक्यूटिव्स फॉर अप्रूवल। यानी कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को जब प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेजेंट करता है एक कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन, तो उनको वो परसुएड करता है, उनको कन्विंस करता है कि वो आइडिया को एक्शन एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर एक्शन ले। एक्शन क्या ले? अप्रूव करे। ठीक। तो ये होती है परसुएसिव प्रेजेंटेशन, यानी कि हम कन्विंस कर रहे हैं ऑडियंस को कि वो उसके ऊपर एक्शन ले और उस आइडिया को एक्सेप्ट करे। तीसरी टाइप की प्रेजेंटेशन होती है एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन। इसका पर्पस बेसिकली होता है कि हम एंगेज्ड रखें और एंटरटेन करें अपनी ऑडियंस को बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन नाम समझ में आ रहा होगा, एंटरटेनमेंट है, मतलब हम एंगेज कर रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए। इसका एग्जांपल क्या है? कोई भी साइंटिस्ट किसी भी पब्लिक इवेंट में जाके जब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है स्पेस एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग, तो उससे जब वो एक्सप्लेन करे तो उसमें कुछ ह्यूमर डाल दे, कुछ स्टोरी टेलिंग डाल दे, ताकि जो ऑडियंस है वो उसमें एंगेज रहे, उसको मजा आए। ठीक है। जैसे पॉडकास्ट में होता है, वो एक एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन होती है। यानी कि पॉडकास्ट में किसी भी के भी पॉडकास्ट में जब कोई गेस्ट आता है, चाहे वो साइंटिस्ट ही लो, ठीक है, तो वो ह्यूमर के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ आपको एंगेज्ड लगता है अपने कम्युनिकेशन में, जब वो बड़े से बड़े टॉपिक को इजीली एक्सप्लेन कर सकता है एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन के थ्रू। चौथी टाइप की प्रेजेंटेशन होती है टेक्निकल प्रेजेंटेशन। यानी कि इसमें हम टेक्निकल डिटेल्स प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स, हैंडआउट्स, वीडियोस। का पर्पस क्या है टेक्निकल प्रेजेंटेशन का? टू प्रेजेंट समथिंग। हम टेक्निकल डिटेल्स को प्रेजेंट करेंगे विजुअल्स की हेल्प से, हैंडआउट्स की हेल्प से या वीडियोस की हेल्प से। इसका एग्जांपल है कि एक इंजीनियर जब शोकेस करता है अपने न्यू एआई बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम को डेमो के साथ। ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक अच्छी प्रेजेंटेशन की? तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन वो होती है जो अपना जो मैसेज है उसको इफेक्टिवली बता दे ऑडियंस को, और ऑडियंस उसे जानने के लिए इच्छुक भी रहे। ठीक। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, वो भी तो एक टाइप की प्रेजेंटेशन ही है। जब आप एक मूवी देख रहे हो तो मूवी अच्छी कब होती है? जब आप शुरू से लेके एंड तक उसके साथ एंगेज रहे, उसमें आपकी मंशा हो कि आप जानते नहीं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो इसी तरीके से गुड प्रेजेंटेशन होती है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन वो होती है जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकती है अपने मैसेज को
और ऑडियंस को एंगेज भी कर सकती है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है अच्छी प्रेजेंटेशन में, कि वो ऑडियंस सेंटर्ड होती है, यानी कि उसके अंदर ऐसा कुछ होता है जिससे कि ऑडियंस जो है उसमें इंटरेस्ट दिखाए और उनका नॉलेज लेवल भी बढ़े बढ़े। दूसरी प्रेजेंटेशन का दूसरा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो कंसाइज होती है, फोकस्ड होती है, यानी कि जो मेन टॉपिक होता है उससे रिलेटेड ही बातें होंगी और कोई भी अननेसेसरी डिटेल नहीं होगी उसके अंदर। उसका मैसेज क्लियर होता है, क्योंकि अच्छी प्रेजेंटेशन कन्वे करती है इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से, इंटेंडेड, इंफॉर्मेटिव, इफेक्टिवली। चौथी, वेल प्लान होनी चाहिए अच्छी प्रेजेंटेशन, यानी कि हमको जो लॉजिकली उसका जो कंटेंट है उसको स्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि लोग इजीली समझ पाए। प्रैक्टिस करनी चाहिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने से पहले, रिहर्सल करना चाहिए, यानी कि हमको डिलीवरी इसकी इंप्रूव करनी चाहिए ताकि हम बोलना क्या चाह रहे हैं और बोल क्या दें वो ना हो। अच्छी प्रेजेंटेशन वो होती है जो कि इंटरेक्शन को एनकरेज करे, यानी कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन दें तो सामने वाली जो ऑडियंस है वो भी क्वेश्चंस पूछे हमसे, वो भी एंगेज रहे हमारे साथ। एक अच्छी प्रेजेंटेशन में एक अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए, यानी कि हम समराइज करें हमारे की पॉइंट्स को जिससे कि एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़े। एट्थ, प्रोफेशनल अपीयरेंस होना चाहिए, यानी कि हम जब भी प्रेजेंटेशन दें तो हमारा लुक जो है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जिससे कि जो क्रेडिबिलिटी है वो एनहेंस हो जाती है। एंगेजिंग एलिमेंट्स लाने चाहिए, जैसे कि ह्यूमर हो गया, कोट्स हो गए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो गए, जिससे कि जो ऑडियंस की जो अटेंशन है वो कैप्चर होती रहे टाइम टू टाइम। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अच्छी प्रेजेंटेशन की। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन को हमने कई प्रकार से बांटा हुआ है, बेस्ड ऑन देयर पर्पस, बेस्ड ऑन देयर ऑडियंस प्रोफाइल, बेस्ड ऑन प्रिपरेशन टाइम एंड सो ऑन। तो पर्पस के हिसाब से पर्पस के बेसिस पर हमने तीन टाइप्स में प्रेजेंटेशन को बांटा हुआ है: इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, परसुएसिव प्रेजेंटेशन एंड मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन वो होती हैं जिसमें कि हम किसी चीज को समझाना चाह रहे हैं या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जैसे कि क्लासरूम का लेक्चर हो गया, ऑफिस की ट्रेनिंग हो गई। ये सारे इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होते हैं, यानी कि हम कुछ इसमें सिखा रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरी टाइप की प्रेजेंटेशन होती है परसुएसिव प्रेजेंटेशन। परसुएसिव मतलब हम कन्विंस कर रहे हैं ऑडियंस को कि वो हम जो आइडिया लेकर के आए हैं उसको एक्सेप्ट करे, जैसे कि सेल्स पिच होती है, मार्केटिंग प्रपोजल्स होते हैं, वो सब परसुएसिव प्रेजेंटेशन होती हैं। इसी टाइप की पर्पस के बेसिस पे जो प्रेजेंट है वो है मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन। मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन होती हैं जिनमें हम इंस्पायर कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं एक्शंस को, जैसे कि लीडरशिप टॉक्स हो गई, मोटिवेशनल स्पीचेस हो गई, ये सब मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन होती हैं। दूसरी टाइप की प्रेजेंटेशन होती है बेस्ड ऑन ऑडियंस प्रोफाइल। ऑडियंस के प्रोफाइल के बेसिस पे हमने दो टाइप्स में प्रेजेंटेशन को बांटा हुआ है। पहले है इंटरनल प्रेजेंटेशंस, दूसरी है एक्सटर्नल प्रेजेंटेशंस। इंटरनल प्रेजेंटेशंस वो प्रेजेंटेशंस होती हैं जो कि विद इन अ कंपनी, किसी कंपनी के अंदर, किसी स्कूल के अंदर या किसी टीम के अंदर ही डिलीवर की जाती है। ठीक है, तो इंटरनल प्रेजेंटेशंस क्या है? दीज आर द प्रेजेंटेशन जो कि डिलीवर की जा रही है कंपनी के एम्प्लॉयज को, टीम के मेंबर्स को। एक्सटर्नल प्रेजेंटेशंस वो प्रेजेंटेशंस होती हैं जो कि क्लाइंट्स को, पोटेंशियल क्लाइंट्स को एड्रेस की जा रही है, वेंडर्स को या बिजनेस पार्टनर्स को, जो कि कंपनी के बाहर हो रही है। ठीक, तीसरी होती है बेस्ड ऑन प्रिपरेशन टाइम। प्रिपरेशन के टाइम के बेसिस पे भी हमने प्रेजेंटेशंस को बांटा हुआ है। तो हमारे पास दो टाइप्स की प्रेजेंटेशंस होती हैं, एक होती है इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशंस, एक होती है प्लान्ड प्रेजेंटेशंस। इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशंस वो होती हैं जो कि तुरंत दी जाती हैं, यानी कि उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की जाती है, ऑन द स्पॉट डिस्कशन जो होता है उसे बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन। यानी कि एक ऐसी प्रेजेंटेशन जिसको कि किसी भी प्रिपरेशन के बिना बोल दिया जाए या उसका डिस्कशन ऑन द स्पॉट कर लिया जाए। दूसरे टाइप की प्रिपरेशन टाइम के बेसिस पे होती है प्लान्ड प्रेजेंटेशन, जिसको कि हम प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है, जैसे कि बिजनेस मीटिंग्स हो गई, प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स हो गए, ये सब प्लान्ड प्रेजेंटेशंस होती हैं। और ये जितनी भी प्रेजेंटेशंस है इनका एक यूनिक पर्पस होता है। ठीक है, और इनका की टू सक्सेस होता है कि किस तरीके से इनको डिलीवर किया जाना चाहिए ताकि जो ऑडियंस है उसके अंदर ये झलके। अब क्वेश्चन आता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? ठीक है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। इंटरपर्सनल मतलब दो दोस्तों के बीच में जो बात हो रही है, ठीक है ना, या सेल्स एग्जीक्यूटिव के बीच में और कस्टमर के बीच में जो बात हो रही है, उस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं दो लोगों के बीच में। अब उसमें वर्बल मेथड्स भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल मेथड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एनेबल करती है डायरेक्ट इंटरेक्शन को,
इंस्टेंट फीडबैक को, जिससे कि ये इफेक्टिव वे हो जाता है डाउट्स को क्लियर करने के लिए और रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए। इसके एग्जांपल है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल क्या है? कन्वर्सेशन अमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच में बातें। सेल्स एग्जीक्यूटिव जब अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो भी एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही कहलाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि कम्युनिकेशन हर वक्त हो रही होती है, स्पीच के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, इंटरपर्सनल, जब आप दोस्तों से बात करते हो तो आपके हाथ भी चल रहे होते हैं, आपकी आंखें भी चल रही होती हैं, आपके बोलने का तरीका भी बार बार बदल रहा होता है, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। ठीक है, दूसरा, ये इरिवर्सिबल है, यानी कि अगर एक बार हमने कुछ कम्युनिकेट कर दिया तो उसको हम वापस नहीं ले सकते। ये अच्छी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तीसरा, ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, यानी कि कम्युनिकेशन का जो सेटिंग है वो अफेक्ट करता है कैसे मैसेज को समझा जाएगा और कैसे उसको रेस्पॉन्ड किया जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्लासरूम प्रेजेंटेशन की। तो क्लासरूम प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर डिस्कशन होता है, डिमोन्स्ट्रेशन होता है, एक्टिविटीज होती हैं जिनका एम होता है किसी भी टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन करना। तो क्लासरूम प्रेजेंटेशन का गोल होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो पढ़ाया गया है वो उसको याद करें, उनको इजीली रिमेम्बर रहे और उसको इजीली समझ रहे। ठीक है, अब इसके लिए टिप्स कौन कौन से, जिससे कि क्लासरूम प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाए? तो हमको जितनी ज़्यादा स्लाइड्स यूज़ करनी है उससे हम यूज़ करनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा स्लाइड्स होंगी तो उससे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को हम क्लियरली प्रेजेंट कर पाएंगे। हमारी स्लाइड्स कंसाइज होनी चाहिए, यानी कि हमको कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पर स्लाइड देने चाहिए। ठीक है, तीसरा, इनकॉर्पोरेट विजुअल्स होने चाहिए, यानी कि हमारे पास फोटोज होने चाहिए, आइकन्स होने चाहिए क्लासरूम प्रेजेंटेशन में, फिगर्स होने चाहिए, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली बच्चों के दिमाग में आ जाए और उनका अटेंशन भी बढ़े। तीसरा, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमको अननेसेसरी एलिमेंट्स अपने स्लाइड से हटाने हैं जिससे कि बच्चों को डिस्ट्रक्शन ना हो। और एक अच्छी क्लासरूम प्रेजेंटेशन बेसिकली की पॉइंट्स को हाईलाइट करती है, यानी कि जो की पॉइंट्स हैं उनको हमें बोल्ड टेक्स्ट देना है, एनिमेशंस के थ्रू समझा देना है, कलर चेंज कर देने हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या इन्फॉर्मेशन है वो एम्फेसाइज हो जाएगी। जैसे मैंने इसमें किया है कि क्लासरूम प्रेजेंटेशन का मैंने यहाँ पे कलर दिया है येलो, यानी कि मैं क्लासरूम प्रेजेंटेशन टॉपिक है उसका एक सब हेडिंग है, सब टॉपिक है टिप्स टू इम्प्रूव क्लासरूम प्रेजेंटेशन। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको बोल्ड में कर रखा है। तो ये अच्छी प्रेजेंटेशन के क्या होते हैं, अ, अच्छी प्रेजेंटेशन के कुछ मापदंड होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग स्ट्रक्चर्ड होती है, वन टू वन इंटरेक्शन होता है बिटवीन सुपरवाइजर एंड अ सुपरवाइजी। ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग मतलब दो ही लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वन टू वन इंटरेक्शन हो रहा है, जिससे कि एक कॉन्फिडेंशियल स्पेस मिलती है फीडबैक की, डिस्कशन की या प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जैसे आप वन टू वन डिस्कशन करते हैं, किसी कंपनी का जो मैनेजर है जब वो अपने सब मैनेजर के साथ या असिस्टेंट मैनेजर के साथ वन टू वन कन्वर्सेशन करता है तो उसको इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज ये है कि ये इंडिविजुअल के कंसर्न्स को इफेक्टिवली एड्रेस कर सकता है। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि जो फील्ड वर्क है या फील्ड वर्क से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस किया जा सके। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग में प्राइवेसी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ करती है फैकल्टी के सुपरवाइजर्स को कि वो गाइड करें और सपोर्ट करें स्टूडेंट्स को बेटर। यानी कि जब एक स्टूडेंट अपने सुपरवाइजर से बात करेगा तो हर एक स्टूडेंट अलग अलग जाके बात करता है अपने सुपरवाइजर से, तो वो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। तीसरी टॉपिक हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? तो पब्लिक स्पीकिंग यानी कि भीड़ के सामने या पब्लिक के सामने बोलना। पब्लिक स्पीकिंग एक एक्ट है जिससे कि हम एक स्पीच को डिलीवर करते हैं एक वाइड ऑडियंस के लिए। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स की, क्लियर लैंग्वेज की और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक की। यानी कि पब्लिक स्पीचिंग यानी कि भाषण देना, इस चीज पे चल के बोलना। तो इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसका पहला की कंपोनेंट होता है सोर्स, यानी कि सोर्स कौन है? स्पीकर जो कि मैसेज डिलीवर करता है। दूसरा होता है रिसीवर, यानी कि जो ऑडियंस है वो जो इस स्पीच को सुन रही है। तीसरा होता है मैसेज, यानी कि स्पीच बेसिकली सुन क्या रहे हैं वो मैसेज, इसके अंदर वर्ड्स होते हैं, जेस्चर्स होते हैं। फोर्थ होता है चैनल, यानी कि मीडियम जिसके थ्रू हम स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, या तो ऑडियो स्पीच होगी या विजुअल स्पीच होगी।
फिफ्थ फीडबैक, यानी कि ऑडियंस भी रेस्पॉन्स कर रही है स्पीकर को, ठीक है। सिक्स्थ कंपोनेंट है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एनवायरनमेंट और किस तरीके से स्पीच को सेट किया गया है। तो ये बेसिकली की कंपोनेंट्स होते हैं इस पब्लिक स्पीकिंग के, इनको आप एक्सप्लेन करके आइएगा। बात करते हैं कितने टाइप्स की पब्लिक स्पीकिंग होती है। तो तीन टाइप्स की पब्लिक स्पीकिंग होती है, एक होती है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, दूसरी है परसुएसिव, तीसरी है एंटरटेनिंग। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग के अंदर हम फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लेसन्स देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, यानी कि हम कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। इसका एग्जांपल है, कोई भी प्रोफेसर जब अपनी क्लास में हिस्ट्री का लेसन लेता है, या कोई भी डॉक्टर जब अपने मेडिकल प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है, वो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग हो जाती है। दूसरी है परसुएसिव स्पीकिंग, इसके अंदर हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑडियंस को कि वो कोई भी आइडिया अडॉप्ट करें या उसके ऊपर कुछ एक्शन लें। इसका एग्जांपल है एक कंपेनिंग स्पीच, यानी कि जैसे वोटर्स के लिए एक कंपेनिंग स्पीच आती है ना, कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है वोट देना, तो प्लीज वोट दीजिए, यानी कि हम परसुएस कर रहे हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो वोट डालें। तो एक कंपेनिंग स्पीच कन्विंसिंग वोटर्स और हेल्थ एक्सपर्ट एनकरेजिंग बेटर हीटिंग हैबिट्स। तीसरा है एंटरटेनिंग स्पीचेस। एंटरटेनिंग स्पीचेस वो होती हैं जिनके के अंदर ऑडियंस एंगेज रहती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इसके अंदर ह्यूमर होता है, स्टोरी टेलिंग होती है। इसका एग्जांपल क्या है, ए बेस्ट मैन स्पीच एट वेडिंग और एन आफ्टर डिनर टोस्ट, जैसे कि बहुत से लोग स्पीच देने लगते हैं ना शादियों में, वो एक इंटरटेनिंग स्पीकिंग होती है। हम बात करेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। तो पहली टेक्निक है कि हम जब कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ स्पीच देना चाह रहे हैं, तो एक एंगेजिंग एलिमेंट के साथ स्टार्ट करें ताकि अटेंशन बन जाए। जैसे कि क्या आपको पता है कि भारत में कितने राज्यों के अंदर कितने करोड़ की टर्नओवर होती है, कितने करोड़ का जीडीपी है, इस तरीके से बात करेंगे तो एक एंगेजिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। फिर हम इमोशंस के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम इमोशंस का इस्तेमाल करेंगे अपनी स्पीच में, ताकि हम लोगों को कनेक्ट कनेक्ट कर पाए, ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए। जैसे मोदी जी को देखा होगा आपने, जब वो कोई भी भाषण देते हैं तो वो एक एंगेजिंग एलिमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर इमोशंस होते हैं। जैसे कहीं भी जाएंगे किसी भी राज्य में, तमिलनाडु से तो मेरा पुराना रिश्ता है, ऐसे होता है ना, मतलब जितने भी नेता लोग होते हैं वो सब इमोशन के साथ कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ऑडियंस को, यानी कि ताकि ये एक रैपर्ड बन जाए, ठीक है। जैसे कि कोई भाषण दे रहा नेता, तो जहां पे भी भाषण देगा वहां के लोगों के बारे में बोल देगा कि यहाँ के लोग तो बड़े ही अच्छे हैं, अद्भुत हैं, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं ऑडियंस को। फोर्थ टेक्निक होती है ओपनिंग को रेफरेंस करना, अपनी स्पीच के थ्रू हम रेफरेंस देते रहे अपनी ओपनिंग को, ठीक है। बेसिकली बात क्या करने वाले, हम रिलेट करें ऑडियंस के इंटरेस्ट के बारे में। जब कोई नेता बोलेगा तो वो ऑडियंस के इंटरेस्ट पे बोलेगा, जैसे कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो अगले 5 साल में आपके यहाँ पर ये काम करवा दूंगा, इससे कि ऑडियंस एंगेज रहती है, उसको पता लगता है क्या करवाना चाह रहे हैं। इसके अंदर स्टोरी टेलिंग हो, ये अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को बताते रहे। मैं पहली बार यहाँ पर आया था सन 1947 में, तब ये था वो था, इस तरीके से, जिससे कि जो पॉइंट्स है वो मेमोरेबल बन जाए। सेवन चीज है कि स्टेट बेनिफिट्स क्लियरली करे, बेनिफिट्स को स्टेट, जिससे कि ऑडियंस समझे कि उन्होंने बेसिकली गेन क्या किया है स्पीच के बाद, ठीक है। अब क्लैरिटी इन पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, तो क्लैरिटी इंश्योर करती है ऑडियंस को कि वो अंडरस्टैंड कर पाए या समझ पाए स्पीकर के मैसेज को बिना किसी कंफ्यूजन के। पब्लिक स्पीक के अंदर क्लैरिटी होती है, जिससे इसका मतलब होता है, क्लैरिटी का मतलब ही क्या है, क्लैरिटी का मतलब है कि हमारा मैसेज है वो क्लियरली कन्वे हो जाए, ठीक। कॉमन इश्यूज कौन कौन से जिससे कि क्लैरिटी इफेक्ट होती है, तो पहला है ज्यादा तेजी से बोलना या ज्यादा स्लो बोलना। दूसरा, आर्टिकुलेशन पुअर करना और मिस प्रोनाउंसिएशन करना। इनकरेक्ट वर्ड का एम्फेसिस करना, जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो दोनों में डिफरेंस है ना, मैसेज हो रहा है लेकिन क्लियरिटी नहीं आ रही है। इस तरीके से इनकरेक्ट वर्ड का एम्फेसिस करना, जैसे अभी मैंने फिलहाल किया, इनकरेक्ट वर्ड का एम्फेसिस। तो चौथा, डिसऑर्गेनाइज स्पीच स्ट्रक्चर को फॉलो करना, ओवर यूज करना कॉम्प्लेक्स और अनफैमिलियर वर्ड्स का, तो ये डिस अफेक्ट करती है क्लैरिटी को। और एक क्लियर और वेल स्ट्रक्चर्ड स्पीच वो होती है जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन हो, एंगेजमेंट हो। आई होप आपको समझ में आता होगा। अब मोड्स कौन कौन से हैं प्रेजेंटेशन के, तो हमारे पास तीन टाइप्स के मोड होते हैं। पहला है ओरल प्रेजेंटेशन, दूसरा है प्लेनरी प्रेजेंटेशन, तीसरा है पोस्चर प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन यानी कि बोल के बताना, इसके अंदर इंडिविजुअल प्रेजेंट करता है बोल के अपनी ऑडियंस को। ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, ओरल प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व करती है इंडिविजुअल प्रेजेंटर्स को कि वो ऑडियंस के सामने बोले,
ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर जो कंटेंट होता है वो क्लियर होना चाहिए और लेजिबल होना चाहिए। रेफरेंसेस जो हैं वो भी इंक्लूड किया जाना चाहिए पावर पॉइंट स्लाइड्स में। ओरल प्रेजेंटेशन का ड्यूरेशन जो है वो 15 मिनट का होता है, यानी कि 12 मिनट की प्रेजेंटेशन हो, 3 मिनट का क्वेश्चन आंसर हो। और ओरल प्रेजेंटेशन के रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दूसरी है प्लेनरी प्रेजेंटेशन, यानी कि जिसमें हम इंटरेक्टिव डिस्कशन करते हैं ऑडियंस के साथ। प्लेनरी प्रेजेंटेशन को हम यूज़ करते हैं कॉन्फ्रेंसेज में या फॉर्मल इवेंट्स में। इसका ड्यूरेशन होता है 20 मिनट का। तीसरी होती है पोस्टर प्रेजेंटेशन, यानी कि एक ऐसी प्रेजेंटेशन होती है जिसमें कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है किसी भी रिसर्च के रिगार्डिंग। पोस्टर जो है हमारा 90 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट आईडी नंबर भी होना चाहिए, और पोस्टर्स को हम सबमिट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को पहली डे ऑफ द इवेंट पे। तो ये पोस्टर प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, ये मोड्स हैं प्रेजेंटेशन की। बात करेंगे टिप्स कौन कौन से जिससे कि हमारे जो स्टेज फियर है वो ओवरकम हो जाए। पहला है हमको फोकस शिफ्ट करना है, यानी कि जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आपका जो फोकस है वो स्पीच देने की बजाय इधर उधर होना चाहिए। अपने फोकस को शिफ्ट करो फियर से। आप डर रहे होते हो, आप उससे हटो, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, जब स्पीच देने जाते हो आप स्टेज के ऊपर, तो आप सोचते हो कि यार कुछ गलत ना बोल दूंगी, रोंग ना चला जाए, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उनको अवॉइड करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, वो कैसे होगा? सेल्फ डाउट को एलिमिनेट करके। तीसरा, हमको प्रैक्टिस करनी है रिलैक्सेशन टेक्निक्स को, जैसे कि डीप ब्रीथिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, योगा करनी है, ताकि जो हमारा माइंड है वो काम हो जाए, कंपोज हो जाए। फिफ्थ है, हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है, यानी कि हमको सही खाना है, कैफीन रिड्यूस करनी है, शुगर रिड्यूस करनी है, अल्कोहल रिड्यूस करनी है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे और हम एक अच्छी तरीके से बोल पाए, फियर ना आए हमारे दिमाग में, माइंड अच्छा रहे। हमको फोकस करना है हमारी स्ट्रेंथ्स के ऊपर और एबिलिटीज के ऊपर, यानी कि नेगेटिव चीजों के ऊपर बार बार ध्यान देने से अच्छा है कि पॉजिटिव चीजों के ऊपर आप ध्यान दो। जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करना होगा, रिहर्स करना होगा, और अपनी जो स्पीच है उसको बोल जोर जोर से बोल के उसको प्रैक्टिस करना होगा। फिर जब आप स्पीच देंगे तो उसको आपको एंगेज होना होगा ऑडियंस के साथ बाय स्माइलिंग एंड ग्रीटिंग देम वार्मली। नाइन्थ टिप है कि हमको कॉन्फिडेंट पोस्चर मेंटेन करना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है अपने ऑडियंस के साथ। ये टिप्स हैं स्टेज फियर को ओवरकम करने की। नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अगला है ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है और उसके की फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ऑडियंस एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम समझते हैं ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को, नॉलेजेस को, एटीट्यूड्स को और बिलीफ्स को, ताकि हम अपनी स्पीच को उनके हिसाब से बना पाएं। की फैक्टर्स क्या होते हैं ऑडियंस एनालिसिस के? पहला है ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, यानी कि लिसनर जो होंगे वो कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ आएंगे आपको सुनने के लिए, और द ओकेशन, टॉपिक और स्पीकर। अगर हम इन एक्सपेक्टेशंस को, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देंगे तो हमारे रेड्यूस जो स्पीच की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। दूसरा की फैक्टर है नॉलेज ऑफ द टॉपिक, यानी कि हमको समझना होगा बेसिकली कि जो हमारा ऑडियंस है वो सुनना क्या चाह रहा है हमसे। अगर हम उस टॉपिक के रिगार्डिंग नॉलेज देंगे तभी तो हमारे सुनेगा, यानी कि हम समझेंगे कि क्या हमारा ऑडियंस सुनना चाहता है हमसे, और हम एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसके रिगार्डिंग इफ नेसेसरी। तीसरा है एटीट्यूड टुवर्ड्स द टॉपिक, यानी कि एटीट्यूड अगर हमारा अच्छा है तो हमको हेल्प करता है स्पीच को फ्रेम करने में और डिजायर्ड इम्पैक्ट लाने में। फिफ्थ, ऑडियंस के साइज के हिसाब से भी ऑडियंस एनालिसिस की जाती है। अगर एक स्मॉल ऑडियंस है तो उसके लिए हम एक कैजुअल टोन में बात कर सकते हैं। अगर लार्जर ऑडियंस है तो उसके लिए हमको एक फॉर्मल अप्रोच होगी, यानी कि हम माइक्रोफोन या स्टेज के बेसिस पे बात करेंगे। फिफ्थ है डेमोग्राफिक्स। ठीक है, तो जब हम स्पीच देंगे ऑडियंस हमारी कौन सी डेमोग्राफी से आती है, यानी कि किस एज की हमारी ऑडियंस है, किस जेंडर की है, किस रिलीजन की है, किस एथनिसिटी की है, किस ऑक्यूपेशन की है, किस एजुकेशन की है। ठीक है, उस तरीके के हिसाब से हम ऑडियंस की एनालिसिस करते हैं। फिफ्थ है सेट करना, यानी कि हम एक रूम सेटअप इंक्लूड करेंगे जो किसी भी टाइम ऑफ द डे, प्रेजेंटेशन के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, नॉइस लेवल के थ्रू या वेन्यू के टाइप के थ्रू। सेवंथ है ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, तो पीपल बेसिकली ऐसे टॉपिक्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं जो उनको डायरेक्टली इफेक्ट कर दे। तो स्पीकर ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट करे, ऐसे टॉपिक्स को रिलेवेंस दे ऑडियंस के लिए जो कि ऑडियंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर जाए। ठीक है, अब मेथड्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन की, तो हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, यानी कि इसके अंदर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल्स के बीच में। इसके अंदर तो कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल इस तरीके से होती है ना, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सबसे पहले बढ़ने वाले हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जिसके अंदर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल्स के बीच। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर इंस्टेंट फीडबैक होता है, क्लैरिफिकेशन होती है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के।
पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन, तीसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन होता है वन टू वन मीटिंग्स में, स्पीचेस में, प्रेजेंटेशंस में, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में, इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्सेशंस में। यहाँ पे आप फोन पे बात कर रहे हैं कि आपके मुंह से जो बोला गया सिर्फ उसके बेसिस पे बात हो रही है, कोई जेस्चर्स इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी है रिटन कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम एक बेसिकली लिख के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जैसे कि लेटर्स में होता है, ईमेल्स में होता है, टेक्स्ट मैसेजेस में होता है, ठीक है। और इनका एक परमानेंट रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें कि हम जेस्चर्स इस्तेमाल करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपको नो करना है तो आप गर्दन को 2 बार इधर उधर हिलाओगे, आपको हाँ करना है तो गर्दन को ऊपर नीचे करोगे। ये जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जो कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। दूसरा है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि सोशल रोल्स के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे कि एक सेल्स पर्सन अपने कस्टमर के साथ बात करता है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल भी हो सकती है, सुपरफिशियल भी हो सकती है, और बेसिकली ये नेसेसरी टॉपिक्स को ही कवर करती है। अब मेथड्स क्या हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के? तो मेमोज, लेटर्स, ईमेल्स, वॉइस मेल्स, ये सब इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं। मेमोज को हम यूज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट्स के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। लेटर्स को बेसिकली हम राइट करते हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। ईमेल हम भेजते हैं डिजिटल मैसेज के टेक्स्ट के साथ, इमेजेस के साथ या अटैचमेंट के साथ। वॉइस मेल यानी कि एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज होता है जिसको बेसिकली हम लेटर रिट्रीव कर सकते हैं, तो ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। अगला है ऑडियंस पार्टिसिपेशन की बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, क्विजेस और इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। तो क्विज का क्या होता है? क्विज एक गेम होता है या एक माइंड स्पोर्ट होता है जहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो आंसर करते हैं क्वेश्चंस को और उनको प्राइजेस मिलते हैं, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है क्विजेस के? तो क्विजेस जो होती हैं वो सुइटेबल होती हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, कल्चर्स के लिए। ये जनरल और स्पेसिफिक नॉलेज को एक्सपेंड कर देती हैं। तीसरा, एक फन लर्निंग एक्सपीरियंस होता है क्विजेस में। ये एनकरेज करती हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को, ठीक है। ये प्रमोट करती है हेल्दी डिबेट पार्टिसिपेंट्स के अंदर, स्ट्रेंथन करती है टीम वर्क को, एनकरेज करती है डिस्कशन को, नॉलेज के एक्सचेंज को, और सॉफ्ट स्किल्स को एनहेंस करती है। तो क्विज, जैसे आपने देखा होगा ना, क्विज खेलते हो आप लोग, ये माइंड स्पोर्ट होता है जहाँ पे प्लेयर्स आंसर करते हैं क्वेश्चंस को और प्राइजेस मिल जाते हैं उनको। बेनिफिट्स मैंने आपको समझाई दिए हैं। अगला है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? ये वन ऑफ द 8 मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ही पार्ट है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? 8। वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? ये वन ऑफ द 8 मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, ठीक है। इंटरजेक्शन जैसे कि वाओ, आउच, ये सब डिजाइन किए जाते हैं ताकि इमोशन कन्वे हो सके एक्सक्लेमेटरी वे में। तो इंटरजेक्शंस क्या है? ये वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इमोशंस को एब्रप्टली एक्सप्रेस करने के लिए। इंटरजेक्शंस किसी भी सेंटेंस के साथ ग्रामेटिकली कनेक्ट नहीं करते हैं। ये कॉमन होते हैं फिक्शन में, इनफॉर्मल राइटिंग में और एकेडमिक टेक्स्ट में कम ही देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आहा, वो, डैंग, यू, गोश, गुडनेस। इंटरजेक्शन बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये एक इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हुर्रे, आपने बोला हुर्रे, तो ये इंटरजेक्शन हो गया। आप कोई इमोशन को एक वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, तो ये इंटरजेक्शंस होता है। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। जय हिंद, जय भारत।